जब हम इंग्लिश को सोल्व करते हैं ना बेटा, इंग्लिश के दिए हुए क्वेश्चंस को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमें एक तो ये समझना है कि जब भी सेंटेंस आता है ना तो किस फॉर्मेट में आता है। तो हमारे पास 3 फॉर्मेट हैं जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो ब्लैंक, या एरर्स, और या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब आज मैं आपसे एरर्स डिस्कस कर रहा हूं। एग्जाम में 2025 और 2024 में एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज एरर, कल मैं आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट डिस्कस करूंगा, और परसों मैं आपसे ब्लैंक्स डिस्कस करूंगा। ये फॉर्मेट है, इन 3 फॉर्मेट में वो क्वेश्चंस पूछेगा। और बेटा इनको सोल्व करने का जो तरीका होता है, वो 2 ही तरीके से सोल्व होता है। सेंटेंस एक तो लॉजिकली ठीक हो, सेंटेंस का मीनिंग सही आना चाहिए। लॉजिक, अर्थ, जो आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका अर्थ होना चाहिए, उसका एक अर्थ होना चाहिए। जय हिंद बेटा, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। और आज सीन देख लो कि आज क्या दिन है कि आज भारत ने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी। तो आज पहला दिन हम इंग्लिश की ऐसी तैसी करेंगे इसको हराएंगे। तो सेंटेंस लॉजिकली ठीक हो और सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक हो, है ना। इन बातों को समझें कि किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरीके से हमें रिप्लाई करना है। और एसएससी ने पूरी इंग्लिश के पूरे सिलेबस को, इंग्लिश के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो ग्रामर, दूसरा वोकैबुलरी, और तीसरा रीडिंग। तो अब आप देखेंगे कि अब मैं आपको जो आंसर दूंगा वो उसके अंदर ज्यादातर तो ग्रामर होगी, क्योंकि एरर ज्यादातर ग्रामर, लेकिन उसमें वोकैब भी होता है, और बिना रीडिंग के तो लॉजिक निकलेगा ही नहीं, सेंटेंस का मीनिंग बिना रीडिंग के तो निकलेगा ही नहीं। तो कहीं ग्रामर साथ देगा, कहीं रीडिंग साथ देगी, और साथ साथ वोकैबुलरी भी आना चाहिए। तो पूरा पेपर इन 3 सेक्शन में डिवाइड है, पूरा सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब आपको ये थोड़ी सी बात समझ में आई। पहला क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने, और आप ये भी देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टियर 2 2025, 18 जनवरी 2025, इसी साल का बेटा, करंट ईयर का, प्रीवियस नहीं, करंट ईयर का। तो मैं जो आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा 24 और 25 के ही डिस्कस करूंगा, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर में नहीं जाकर, या तो 24 या 25 के ही डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा कि इट टेक्स मी एन आवर टू गो टू वर्क एट द मोमेंट, बट व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड इट बी मच क्विकर। हाँ जी, आंसर। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। और रिप्लाई करते रहें, कंफ्यूजन पूछते रहें। बाकी तो मैं आपको एक एक चीज का रिप्लाई डिटेल में देने जा रहा हूं, ठीक है ना। जरा देखिए, कहता है इट टेक्स मी एन आवर टू गो टू वर्क। कहता है मुझे ना अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए, मुझे अपने काम पर जाने के लिए 1 घंटा लगता है। और एट द मोमेंट, इस समय अगर मैं अपनी ड्यूटी पर जाता हूं, तो जब मैं घर से निकलता हूं, अपने ऑफिस पहुंचता हूं, तो इट टेक्स मी एन आवर, मुझे 1 घंटा लग जाता है अपने घर से ऑफिस पहुंचने में, अपने काम पर पहुंचने के लिए। बट लेकिन अब यहां से देखो, when the new road is finished, कह रहा है जब नया रोड खत्म होगा, सॉरी, नया रोड इज फिनिश, कि जब नया रोड जो है, जो बन रहा है, वो बनना खत्म होगा। कि when the new road is finished, कि जो नया रोड जो बन रहा है वो खत्म होगा, it be much quicker, तो मतलब मुझे ये टाइम कम लगेगा। तो अगर आप इसमें समझ पा रहे हैं तो देखें, इसके अंदर प्रोबेबल कंडीशन आ गया बेटा। अब ये देख लीजिए कि भाई इसके अंदर प्रोबेबल कंडीशन, अब हमें सेंटेंस के अंदर आए हुए एरर को पहचानना है कि वो एरर ग्रामर के, वोकैबुलरी के, या रीडिंग के किस सेक्शन से लिया गया। तो ये प्रोबेबल कंडीशन का एरर है, और प्रोबेबल कंडीशन के अंदर हम
जब एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें एक कंडीशन होती है और एक रिजल्ट होता है। एक कंडीशन होती है, एक रिजल्ट होता है। तो बेटा कंडीशन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं और रिजल्ट को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो जैसे अब मैं कहूं इफ शी सपोर्ट्स, if she supports me, I will overcome the issue। कहता अगर वो मुझे सहायता करेगी, अगर वो मुझे सपोर्ट करेगी, इफ शी सपोर्ट्स मी, तो इट इज कंडीशन कि अगर वो मुझे सपोर्ट करेगी तो आई विल ओवरकम द इश्यू, तो मैं इश्यू को ओवरकम कर लूंगा, मतलब मैं इस प्रॉब्लम को जीत लूंगा, मैं इस प्रॉब्लम पर हावी हो जाऊंगा, प्रॉब्लम का सामना कर लूंगा। तो मींस ये कंडीशन हुआ और ये रिजल्ट हुआ। तो अगर ये बात समझ में आई तो कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में और रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखो यहां से सेंटेंस पढ़िए, अब यहां से सेंटेंस पढ़िए। कहता है व्हेन, कि व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड, इज एमआर प्लस V3, पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस, तो इट बी मच क्विकर, तो इट बी मच क्विकर नहीं होगा, इट विल बी मच क्विकर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट पैरेललिज्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगेगा। अब मीनिंग देख लो, लॉजिक देखना जरूरी। वो क्या कहता है, मुझे एट द मोमेंट इस समय 1 घंटा लगता है अपने ऑफिस पहुंचने में, लेकिन जब नया रोड बन जाएगा ना तो इट विल बी मच क्विकर, तो मुझे 1 घंटा नहीं उससे पहले पहुंच जाऊंगा। तो उसने कंडीशन रखी, कंडीशन क्या है, रोड का बनना, और रिजल्ट क्या है, और 1 घंटे से पहले पहुंचना। तो कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इट विल बी, आंसर होगा इट विल बी। आप मेरे इस आंसर से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं? तो ये कंडीशनल सेंटेंस प्रोबेबल कंडीशन से ये एरर आया, ये कंडीशनल सेंटेंस प्रोबेबल कंडीशन से ये एरर आया है। तो बेटा आंसर जो होगा इट बी की जगह इट विल बी होगा, आंसर डी, आंसर डी। गुड, कई बच्चों ने आंसर सही दिया, ग्रेट। अगला क्वेश्चन चलिए पढ़िए, रिप्लाई कीजिए। When I returned to the office, no work was left as my friend Rahul has done everything। कोशिश कीजिए बनाने की, कोशिश कीजिए। देन आई एक्सप्लेन यू। इसके अंदर जो नियम लगा है ना बेटा, वो पास्ट ऑफ पास्ट का नियम लगा है। मींस ये जो एरर आया ये टेंस का एरर है। और देख लो बेटा कब आया, 2025, 20 जनवरी 2025, इसी साल। करंट क्वेश्चंस, एकदम करंट। तो 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है टेंस से। अब इसमें क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट। अब पास्ट ऑफ पास्ट कैसे, देखिए। नाउ प्रेजेंट में रहकर, जब हम प्रेजेंट में रहकर पास्ट के 2 एक्शंस की बात करते हैं, प्रेजेंट में रहकर पास्ट के 2 एक्शन की बात करते हैं जो सीक्वेंशियल होते हैं, जो सीक्वेंशियल होते हैं, सीक्वेंशियल सीक्वेंस में होते हैं। तो जो प्रेजेंट के पास में, प्रेजेंट के नियर में जो टेंस होता है, जो टाइम होता है, उसे पास्ट, और पास्ट का भी जो पास्ट होता है उसे कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। तो जो पास्ट ऑफ पास्ट है उसका एक नाम होता है पास्ट परफेक्ट। तो ये जो एरर आया है, ये जो एरर आया है, ये टेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस से आया। और नियम लग रहा है ये, कहते हैं जब पास्ट में 2 एक्शन हो और उनका सीक्वेंस बताना हो, पास्ट में 2 एक्शन हो और उनका सीक्वेंस बताना हो कि पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा हुआ, तो जो दोनों में पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, और जो बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो जैसे कहता है द स्टूडेंट्स had reached the class, the students has reached the class before the students before the teacher,
बिफोर द टीचर केम। नाउ लुक एट द सेंटेंस कि द स्टूडेंट्स हैड रीच्ड द क्लास, कि विद्यार्थी क्लास में पहुंच गए थे बिफोर द टीचर केम, टीचर के आने से पहले। तो आप इन दोनों को देखो, कहता है पहले विद्यार्थी क्लास में पहुंचे, उसके बाद टीचर ने एंट्री करी। तो पहले स्टूडेंट्स पहुंचे, बाद में टीचर आया। तो जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आ जाओ अपने एरर पर, अब आ जाओ अपने एरर पर। देखिए, व्हेन आई रिटर्न टू द ऑफिस, कि जब मैं ऑफिस पहुंचा, कि जब मैं ऑफिस पहुंचा, उसने पास्ट इंडेफिनिट बनाया। कि जब मैं ऑफिस पहुंचा तो नो वर्क वाज लेफ्ट, तो कह रहा कोई काम नहीं बचा हुआ था। जिस समय पहुंचा उस समय कोई काम नहीं बचा था, क्योंकि माय फ्रेंड राहुल, जो मेरा दोस्त राहुल है ना, उसने हैज डन ना करके हैड डन, उसने कर लिया था सारा काम पहले ही। तो पहले ही राहुल ने सारा काम किया, बाद में वो ऑफिस पहुंचा, तो जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट, और जो पहले होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा कि नहीं होगा? जो पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर इन प्लेस ऑफ हैज यूज हैड, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बनाए, तो आंसर जो हो जाएगा हैज डन की जगह हैड डन। नाउ लेट मी नो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या नहीं, बताया कीजिए बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? तो आंसर बी। गुड गुड, आप बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों का आंसर बी था। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, हियर इट इज। चलिए बनाइए। I, you and she have been working happily in the same company and in the same branch for the last 9 years. कह रहे मैं, तुम और वह लड़की have been working, काम कर रहे हैं बड़ी खुशी खुशी इस कंपनी के अंदर, and in the same branch, और सेम ब्रांच में for the last 9 year, पिछले 9 साल से हम इस ब्रांच में काम कर रहे हैं। 9 साल से कौन कौन? मैं, तुम और वह। बेटा ये जो एरर आया है ये प्रोनाउन से आया। देखिए, आपको टॉपिक पहचानना है कि कौन से कहां से आया है। प्रोनाउन से एरर आया, और प्रोनाउन के अंदर भी सीक्वेंस होती है कि जब तीनों प्रकार के प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आ जाए। भाई पर्सन कितने हैं हमारे पास? पर्सन 3 है। फर्स्ट पर्सन आई एंड बी, सेकंड पर्सन हमारा यू, एंड थर्ड पर्सन इज, इन तीनों को छोड़कर बाकी तो ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट, दे। बाकी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को छोड़कर दुनिया की हर चीज थर्ड पर्सन होती है। ठीक है, तो अब ये कहता है कि सीक्वेंस, तो सीक्वेंस कैसे डिसाइड करते हैं बेटा? पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस देखकर, कि वाक्य में जो एक्शन हुआ वो नैतिकता की दृष्टि से कैसा हुआ। कि अब ऐसे समझे, इसे ऐसे समझे, अगर आप कहीं पर जाते हैं, आप और आपके पिताजी, मम्मी या पापा आपके साथ है, और आपके पास पानी आता है, आपके पापा भी प्यासे हैं, आप भी प्यासे हो, और अगर कोई पानी लेकर आता है तो नैतिकता क्या कहती है? पहले आप खुद पी जाओगे, पहले पापा को ऑफर करोगे पानी? तो ऑब्वियस पहले पापा को ऑफर करोगे, ठीक है ना? ये सीक्वेंस। तो मैंने अपने आप को पीछे रखा, जब मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो अपने आप को पीछे, पहले मैंने पापा मतलब ही, मतलब थर्ड पर्सन को आगे रखा। तो ये है सीक्वेंस की बात। कि तो पर्सन कितने हैं? पर्सन है 1, 2 और 3, और सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव है। नैतिकता की दृष्टि से सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव है। आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना, तो आपको करना क्या है? अपने आप को 1, 2, 3 आई, फर्स्ट पर्सन, अपने आप को उठाकर सेंटेंस के अंत में रख लेना। तो आपको सेकंड थर्ड को आगे रखना है, अपने आप को यहां से उठा के पीछे रखना है। जब पॉजिटिव सेंस हो तो पहले दूसरे पानी पी, बाद में मैं पीऊंगा। लेकिन अगर नेगेटिव सेंस हो, अब ऐसे समझे, आप है और आपके पापा, किसी से लड़ाई हो जाए, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी इमेजिन कीजिए, आप और आपके पापा अगर किसी से लड़ाई हो जाए, तो ऑब्वियस चाहे आप पिट जाएं, लेकिन पापा को नहीं पिटने देंगे। आप आके खड़े हो जाएंगे, ओए बाबा हाथ नहीं लगा दियो। होगा कि नहीं होगा? ऐसे होगा ना, कि आप आगे खड़े हो जाएंगे, भाई बाद में उनको बोलना, पहले मेरे से बात कर।
तो अगर कोई सेंटेंस का सेंस नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, आप अपने आप को उठा के पहले ले आएंगे। तो आप अपने आप को उठा के पहले लाओगे तो सेकंड और थर्ड पर्सन बाद में चले जाएंगे। ये है जी सीक्वेंस, बन गया। सेकंड थर्ड पर्सन को एज इट इज रखो, पॉजिटिव सेंस है तो अपने आप को पीछे, नेगेटिव सेंस है तो अपने आप को आगे रखें। तो अब सेंटेंस का भाव देखो, मैं, तुम और वह लड़की हम काम कर रहे हैं बड़ी खुशी खुशी इस कंपनी में। इस कंपनी में अगर खुशी खुशी काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, खुशी खुशी काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो सेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो आपको 2 3 1 लगाना पड़ेगा। आपको 2 3 1 लगाना पड़ेगा। तो मतलब पहले आपको यू लिखना पड़ेगा 2, और फिर आपको शी लिखना पड़ेगा, और फिर एंड लगा के आई। तो सीक्वेंस होगी ये यू शी एंड आई। तो ये सीक्वेंस गलत है, आंसर ये रहा। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए जल्दी जल्दी, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये है प्रोनाउन का सीक्वेंस। तो एरर आया ये प्रोनाउन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए। मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। नाउ लेट मी नो द एरर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बेटा। आप जरा देखें, मिस्टर अभिलाष and his family have received no information about the incident। तो बेटा आपको बात बताऊं तो ये यहां पर नाउन से ये एरर है, मतलब टॉपिक नाउन से ये एरर आया है। और हमारा 5 टाइप के नाउन होते हैं। नाउन 5 टाइप के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें जो एरर है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बेसिकली सिंगुलर और अनकाउंटेबल होता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। और बेटा जो अनकाउंटेबल है उससे तो आप काउंट कर ही नहीं सकते, मतलब उसे तो प्लूरल बना ही नहीं सकते। तो जो अनकाउंटेबल है उसका प्लूरल संभव नहीं है। अगर यह बात आपको समझ में आई तो इंफॉर्मेशन को आप देख छू नहीं सकते। इंफॉर्मेशन को आप देख छू नहीं सकते। इंफॉर्मेशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आप इसको प्लूरल एस लगाकर नहीं बना सकते। तो रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन, ना कि नो इंफॉर्मेशंस। तो यहां से एस हटाना पड़ेगा। तो एरर बी, एस को हटाएंगे तो नो इंफॉर्मेशन आंसर बिल्कुल ठीक। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? ग्रेट बबली यादव, बहुत बढ़िया बेटा। मिठाई लाल, मिठाई लाल बहुत बढ़िया, नाम के अंदर तेरे कितनी मिठास है, मिठाई लाल, वाह। माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। मीनिंग जरूर निकाले सेंटेंस का, है ना, लॉजिकली मीनिंग जरूर निकाले, ग्रामर के साथ मीनिंग भी। माई ब्रदर परफॉर्म्ड, मेरे भाई ने परफॉर्म किया, एक्सट्रीमली गुड, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इन द क्लास टेस्ट, जो क्लास टेस्ट हुआ था कब? हेल्ड यस्टरडे, जो कल टेस्ट हुआ था उसके अंदर मेरे भाई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब आपको यहां पर जो एरर है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब को समझने का एरर है। बेटा अगर मैं बात करूं गुड की, तो जो गुड होता है बेसिकली, जो गुड होता है वो एडजेक्टिव होता है, और जो वेल होता है वो एडवर्ब होता है। और एक चीज और बताऊं, दोनों की, ये गुड और एडजेक्टिव, गुड और वेल, ये जो एडजेक्टिव हैं और ये एडजेक्टिव या एडवर्ब है, तो बेसिकली ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं। और बेटा इनकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो सेम होती है, बेटर। दोनों की कंपैरेटिव डिग्री सेम होती है, बेटर, और दोनों की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट सेम होती है। तो ये पॉजिटिव डिग्री और ये कंपैरेटिव डिग्री। बेसिकली गुड एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है। तो जैसे मैं बोलूं, जैसे शी स्पीक्स, मैं बोलूं शी स्पीक्स वेल, शी स्पीक्स वेल या शी स्पीक्स गुड, कि वह अच्छा बोलती है। तो अब अच्छा क्या है? वह अच्छा बोलती है, तो अच्छा क्या है? तो भाई अच्छा क्या है? अच्छा क्या है? अच्छा है स्पीकिंग, चाहे वेल बोलो चाहे गुड बोलो, अच्छा क्या है? बोलना। और बोलना क्या है? वर्ब। और बेटा वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड आई नीड एडवर्ब।
क्योंकि एडवर्ब जो शब्द बना है, एड प्लस वर्ब, जो वर्ब के मीनिंग में ऐड करे वो एडवर्ब। तो मुझे वर्ब को डिस्क्राइब करना है तो आई नीड एडवर्ब, नॉट एन एडजेक्टिव। तो मुझे एडवर्ब चाहिए तो मैं वेल लगाऊंगा, फिर मैं गुड लगा नहीं पाऊंगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो वेल होगा, ना कि गुड। क्लियर है? अब देखें, अब मैं ऐसे बोलूं शी इज वेल या शी इज गुड, वह अच्छी है। तो अब अच्छा कौन है? पहले अच्छा बोलना था, लेकिन अब अच्छा कौन है? अब अच्छी है शी, क्योंकि ये जो इज है ये बी की फॉर्म है, ये लिंक बताती है इक्वल टू। तो अब अच्छा कौन है? अच्छी है शी, और शी क्या है? प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। तो यहां पर गुड कौन है? यहां गुड है शी। यहां अच्छा क्या है? अच्छा है वर्ब। तो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडवर्ब, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर आपको ये एडजेक्टिव एडवर्ब समझ में आया तो ये एडजेक्टिव एडवर्ब से एरर है। तो कहता है माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड, मेरे भाई ने एक्सट्रीमली बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये अच्छा क्या किया? अच्छा किया उसने परफॉर्म, और अब परफॉर्म जो है वो है वर्ब। परफॉर्म जो है वो है वर्ब, और वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे चाहिए एडवर्ब। तो इन प्लेस ऑफ गुड आई नीड वेल, इन प्लेस ऑफ गुड आई नीड वेल। तो यहां पर डी में एरर, गुड को हटाकर वेल का यूज कीजिए। अब मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नो, लेट मी नो, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। क्लियर हुआ मेरे बेटा? देखिए एरर क्लियर हुआ ना, गुड और वेल में डिफरेंस। तो बेटा ये ग्रामर है, आपको सेंटेंस पढ़कर ये डिस्क्राइब करना है, ये डिसाइड करना है। पहले डिसाइड करना है कि किस टॉपिक से आया है, और फिर ये डिसाइड करना है उसमें एरर क्या है, और फिर उसको डिस्क्राइब करना है कि भैया एरर इस वजह से है तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है ना? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो कहता है एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, कि प्रत्येक विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी इन द हॉस्टल, हॉस्टल में उसने डिसाइड किया। तो देखो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा प्लेस है, और ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट है वर्ब। डिसाइडेड टू ट्रेवल, ये वर्ब, कहां? दिल्ली, ये प्लेस हो गया। टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड दिल्ली, तो ये हमारा रीजन हो गया कि हर स्टूडेंट ने जो हॉस्टल में रहते थे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाने का डिसाइड किया किस लिए? टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड, की रिपब्लिक डे परेड को देखने के लिए, 26 जनवरी की जो परेड होती है उसे देखने के लिए दिल्ली जाने का डिसाइड किया, जो हॉस्टल में सारे स्टूडेंट्स रहते। तो यहां पर जो एरर है, यहां पर जो एरर है वो है डिटरमिनर से। यहां पर जो एरर है वो है डिटरमिनर से। बेटा जब ईच, एवरी, ईदर, नीदर, जब ये डिटरमिनर के रूप में आते हैं, ध्यान रखें, इन सभी के बाद ऑलवेज सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। इनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, और अगर वर्ब यूज होगी तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर वर्ब यूज होगी तो वर्ब भी सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। ये डिटरमिनर से एरर है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर अगर सेंटेंस में एज ए डिटरमिनर आ रहे हैं, अगर सेंटेंस में एज ए डिटरमिनर आ रहे हैं तो इनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन। तो अब ये आया एवरी। अच्छा एक बात सोचो, हमने कहा एवरी, तो मुझे ये बताओ एवरी वन लिखोगे या एवरी टू लिखोगे? एवरी वन या एवरी टू? तो हम जानते हैं यार एवरी वन होता है, ना कि एवरी टू। तो एवरी वन का मतलब है सिंगुलर, तो मतलब एवरी के बाद कुछ भी लगाओगे वो सिंगुलर होगा। एवरी के बाद कुछ भी लगाओगे वो सिंगुलर। तो बेटा अब आप स्टूडेंट्स नहीं लगा पाएंगे, तो स्टूडेंट्स में से एस हटाओ, तो आपको स्टूडेंट करना पड़ेगा। तो इन प्लेस ऑफ स्टूडेंट्स यूज स्टूडेंट, दैट्स इट। तो एवरी स्टूडेंट इन द हॉस्टल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, दैट्स ग्रेट। इशू एक डी से भी काम चल जाएगा, एक डी से भी काम चल जाएगा। आई कुडंट अंडरस्टैंड बेटा। इशू बेटा जी आई कुडंट अंडरस्टैंड कि एक डी से भी काम चल जाएगा, ये क्लियर नहीं हुआ आप कहना क्या चाहते हैं। बाकी आंसर एवरी के साथ स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट्स नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। सॉरी सॉरी
सॉरी तो किसी कोई बात नहीं, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मतलब उन्होंने कहा ना एक डी से भी काम चल जाएगा, तो मैं 2 डी कहाँ थे उसमें, एक ही डी दे रखा था, उसी में एरर था एवरी स्टूडेंट। चलो अगला क्वेश्चन, द टी एट द कैफे इज बेस्ट देन एट द कोस्टा कैफे इन आवर ऑफिस। तो देखो ये सब्जेक्ट है और एट द ऑफिस ये हमारा प्लेस है, और इज बेस्ट देन ये हमारा प्रेडिकेट हो गया पूरा, है ना, प्रेडिकेट हो गया। और अगर आप सेंटेंस पढ़ पा रहे हो, कहते जो टी है हमारे कैफे के अंदर इज बेस्ट, वो अच्छी है, देन एट द कोस्टा कैफे, कि द कोस्टा कैफे से ज्यादा अच्छी हमारे ऑफिस की टी है, इन आवर ऑफिस। ऑफिस की जो टी है ना, हमारे कैफे का जो, हमारे ऑफिस का जो कैफे है उसकी टी जो है वो कोस्टा कैफे से ज्यादा अच्छी है। तो ये कंपेयर कर रहा है, और पता किससे चल रहा है, देन से। तो जो देन है, बेसिकली जो देन है इसका मतलब होता है के मुकाबले, ये कंपैरिजन के लिए आता है, इसका अर्थ होता है के मुकाबले। एंड अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच इट इज कंजंक्शन, और इसका इस्तेमाल होता है कंपैरिजन के लिए। तो जब दो नाउन या प्रोनाउन में कंपैरिजन होता है तो उस वक्त हम देन लगाते हैं, लेकिन एक पॉइंट और, अगर हम देन लगाते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री का होना चाहिए। तो देन लगाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ देन नहीं आता, सुपरलेटिव डिग्री के साथ देन नहीं आता। तो जब देन लगाते हैं सिर्फ दो होना चाहिए, 2 पर्सन प्लेस और थिंग में कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, ठीक है ना। तो जैसे मैं ऐसे बोलूं कि भाई स्ट्रॉन्ग देन, मैं बोलूं स्ट्रॉन्गर देन, या हम कहें स्ट्रॉन्गेस्ट देन। तो बेटा इन तीनों के अंदर कंपैरेटिव डिग्री ये है, ये पॉजिटिव है गलत, ये सुपरलेटिव है गलत। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है तो बेटा देखो, अगर इधर देन आया है तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है बेड। तो क्या हो जाएगा, द टी एट दिस कैफे इज बेटर देन, वो ज्यादा अच्छी है, देन एट द कोस्टा कैफे, जो कोस्टा कैफे में जो टी मिलती है उससे ज्यादा अच्छी हमारे ऑफिस के जो कैफे में मिलती है वो है। तो ये दो जो क्या कहते हैं टी है, 2 टी में कंपैरिजन कर रहा है, हमारे ऑफिस और कोस्टा कैफे में जो मिलती है उन टी का। तो 2 में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन आएगा। अगर ये बात समझ में आ गया है तो आप यहां पर बेस्ट की जगह बेटर लगा दिए जी, आंसर सही, आंसर सी, बेस्ट बेटर, हाँ बेस्ट की जगह बेटर, गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, समझदार बच्चे हैं। चलो अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं जो ये टेस्ट लेकर आया हूं, अभी आपने देखा थोड़ा सा लेवल देखा होगा, अब मैं जो कल टेस्ट लेकर आऊं इससे थोड़ा हायर लेकर आऊं या थोड़ा लोअर लेकर आऊं? ये मैं मॉडरेट लेवल का लाया हूं, ये टेस्ट मेरा मॉडरेट लेवल का है। कल मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट लाऊंगा, आज एरर तो कल सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिर मैं ब्लैंक्स लेकर आऊंगा। हर फॉर्मेट में बात को समझाना है, वोकैबुलरी से रिलेटेड बात समझानी है, ग्रामर से रिलेटेड मैं आज ज्यादातर बात कर रहा हूं, वोकैबुलरी से रिलेटेड भी बात बतानी है, तो रीडिंग से रिलेटेड भी बात बतानी है। तो कल मैं लेवल थोड़ा हायर लाऊं या लोअर, यू जस्ट सजेस्ट मी, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग लेकर आऊंगा। ये मीडियम है तिलक, ये तो मीडियम है, ये मीडियम है। अब मैं देख लूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हायर, रोशनी और तनिष्क उन्होंने बोला हायर, और बोलो बच्चों, बताए किस लेवल पर मैं कल आपको ये क्वेश्चंस लेकर आऊं। चलिए शुरू करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं लाइक सोलर एंड विंड पावर विल रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल फोसाइल फ्यूल्स एंड हेल्प रिड्यूस कार्बन एमिशन। मीनिंग बाद में देखते हैं। देखो ग्रामर पढ़ते पढ़ते आपको, जब हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना बेटा, कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना, जो ग्रामर होती है, ग्रामर जो होता है वो जो होता है कि एक मुट्ठी भर ग्रामर के रूल है। तो जो ग्रामर होते हैं वो मुट्ठी भर है, एग्जांपल्स हजारों लाखों बन जाएंगे। तो मुट्ठी भर अगर आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा ना, ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मुट्ठी भर है, वो आपके हाथ में होगा तो पढ़ते पढ़ते सेंटेंस का एरर आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं, देखिए विल के साथ रिप्लेस्ड, तो अगर हम विल की बात करें तो विल मॉडल हुआ, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विल रिप्लेस तो हो ही नहीं पाएगा।
फिर आप विल रिप्लेस तो कर ही नहीं पाओगे। तो देखो अब मैं छोटी सी बात बताऊं, तो एरर यही निकल गया। अगर एरर यहां निकल गया और आप एग्जाम में बैठे हो, तो आपको एरर यहां मिल गया, तो आप सी पे टिक करो, आगे बढ़ो। आपको फिर ज्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें टाइम भी तो बचाना है ना। तो ये हमें कॉन्सेप्ट ने बता दिया, सी में एरर है, बढ़ो आगे। ना मीनिंग देखना ना कुछ देखना, अगर इस तरह से पता चल जाए। लेकिन अगर घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, लाइब्रेरी में बैठे हुए हो, इंस्टीट्यूट में हो, तो फिर आपको इसके पीछे की जानकारी को ढंग से समझना होगा। तो अब मीनिंग निकालते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जिनको रिन्यू कर सकते हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि लाइक यहां प्रेपोजिशन है, वर्ब नहीं है। जैसे कि सोलर एंड विंड पावर, जो रिन्यूएबल एनर्जी है हमारी, सोलर और विंड पावर है। तो कह रहा विल रिप्लेस या विल बी रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल फोसाइल फ्यूल्स, जो ट्रेडिशनल फोसाइल फ्यूल्स हैं उनको रिप्लेस कर देंगी, एंड हेल्प रिड्यूस कार्बन एमिशन, और भाई वो हेल्प करेंगी कम करने में कार्बन के एमिशन, जो कार्बन हमारे क्या कहते हैं, जो कार्बन निकल रहा है उसके एमिशन को कम कर देंगे। तो मींस ये जो विंड पावर और सोलर पावर है, ये दोनों इस एक्शन को करेंगे। तो इस एक्शन को करेंगे तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस है, तो रिप्लेस्ड की जगह रिप्लेस आंसर आ जाएगा। रिप्लेस्ड की जगह आपको विल रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस्ड की जगह विल रिप्लेस करना पड़ेगा। क्लियर है? और अगर ये पैसिव वॉइस होता, तो इनके बीच में हमें बी देना पड़ता, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है, तो विल रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। एक्टिव वॉइस है, मॉडल का एक्टिव वॉइस देख लो बेटा। एक्टिव वॉइस है तो मॉडल प्लस V1, पैसिव वॉइस है तो मॉडल B प्लस V3 लगाना पड़ता, ये है। ठीक है ना। नेक्स्ट, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री। अब आप बताइए। गुड। कहता है नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर, सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर। तो बेटा ये जो एरर है ये एडजेक्टिव से आया है। बेटा देखो, एक बात करते हैं हम इक्वालिटी की, समानता की, और एक बात करते हैं हम इन इक्वालिटी की, बात करते हैं असमानता की। तो जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो उस वक्त एज और एज का यूज करते हैं, और जब हम इनइक्वालिटी की, जब नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं तो तब हम सो एज का यूज करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती। तो जैसे मैं कहूं राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज रवि, राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज रवि। तो एज और एज के बीच में हमने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री लगाया। अगर मैं नेगेटिव बताऊं तो हम बोलेंगे राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज रवि। तो पहले सेंटेंस को एनालाइज कीजिए कि राम उतना स्ट्रॉन्ग है जितना रवि, तो इसका मतलब हो जाएगा उतना, इसका मतलब होगा जितना। इसका भी सेम मीनिंग है, उतना जितना। राम उतना स्ट्रॉन्ग है जितना रवि, तो कहता है राम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना रवि। तो अगर पॉजिटिव सेंस है, अगर पॉजिटिव सेंस दे रखा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो एज के साथ एज और इसके बीच में स्ट्रॉन्ग। नेगेटिव सेंस दे रखा है तो सो के साथ एज और इसके बीच में पॉजिटिव डिग्री। क्लियर है? तो सेंटेंस देखो आप जरा, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री, कि नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग। तो देखो नो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया तो मुझे सो के साथ एज लेना पड़ेगा। तो सो के साथ एज आ गया, तो अब क्या होंगे, कौन सा आ गया, सो के साथ एज आ गया, नेगेटिव आ गया। लेकिन इनके बीच में मुझे चाहिए पॉजिटिव डिग्री, तो यहां मैं बेटर नहीं कर पाऊंगा। बेटर का पॉजिटिव डिग्री होता है गुड। तो आंसर बनेगा नो अदर प्लेस, कि कोई दूसरा प्लेस इस कंट्री में, इंडिया में कोई दूसरा प्लेस इतना खूबसूरत नहीं है जितना कि गुलमर्ग, जो कि कश्मीर में। समझ रहे? गुलमर्ग जो कि कश्मीर में है, खूबसूरत प्लेस, लेकिन कुछ लोगों ने उसे खराब कर दिया बहुत ज्यादा। तो चलिए देखते हैं। तो बेटर की जगह हो जाएगा यहां गुड। अब बता मेरे बच्चा समझ आया कि नहीं? हाँ जी बेटा जी।
क्लियर हो रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दैट इज our family is planning a trip to Europe next summer where we should visit several famous landmarks and enjoy local cuisine. Cuisine होता है वहां का खाना, किसी भी जगह का, पर्टिकुलर जगह का खाना। यहां पर जो एरर है वो मॉडल से है बेटा, यहां पर जो एरर है मॉडल से। और बेटा मॉडल केम फ्रॉम द वर्ड मूड। मॉडल जो कि हेल्पिंग वर्ब है, जो एक्शन के मूड को डिस्क्राइब करती है। तो सेंटेंस के मूड को समझ के हमें मॉडल लगाना पड़ता है। तो सेंटेंस के मूड को समझो और मॉडल लगाते हैं कि हम, मेरी जो फैमिली है ना, हमारी जो फैमिली है वो प्लान कर रही है ए ट्रिप टू यूरोप। वो यूरोप का एक ट्रिप प्लान कर रही है नेक्स्ट समर, मतलब वो नेक्स्ट मतलब फ्यूचर में जाएंगे। फ्यूचर में जो नेक्स्ट समर आएगा उसके अंदर वो प्लान कर रहे हैं, है ना, क्या कहते हैं वो, एक ट्रिप का। कहते हैं कि जहां वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स, कि जहां हमें विजिट करने चाहिए सेवरल लैंडमार्क्स। तो ये एडवाइस दे रहा है या फ्यूचर प्लान बता रहा है? शुड लगाकर तो एडवाइस दे रहा है। तो जब अगर वो कहीं जा रहे हैं तो फ्यूचर प्लान बना रहे हैं, और फ्यूचर प्लान के लिए हम शैल विल का इस्तेमाल करते हैं। या तो शैल लगा दो या विल लगा दो, दोनों में से एक लगा दो, आंसर सही। लेकिन शुड नहीं आएगा। शुड किस मूड को बताता है? एडवाइस को। शैल विल फ्यूचर प्लान को। तो कह रहा है कि भैया कह तो रहा है और फैमिली इज प्लानिंग, तो प्लान कर रहे हैं फ्यूचर प्लान। तो जब फ्यूचर प्लान की बात हो रही है तो इन प्लेस ऑफ शुड यूज शैल या विल। हमारी फैमिली प्लान कर रही है यूरोप जाने का नेक्स्ट समर, जहां पर वी शैल विजिट, हम विजिट करेंगे सेवरल फेमस लैंडमार्क, जो फेमस लैंडमार्क है उन्हें विजिट करेंगे, एंड एंजॉय लोकल क्यूजीन, और जो वहां का लोकल क्यूजीन है उसे जाकर खाएंगे पिएंगे और एंजॉय करेंगे। तो यहां क्या हुआ? एरर शुड। शुड की जगह शैल या विल लगा दे, दोनों में से कोई लगा दो, ठीक हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो मीनिंग नहीं निकल के आएगा। ये रीडिंग बेस्ड है, ये रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आप रीडिंग करेंगे तो ही सेंटेंस के मूड को समझकर सही मॉडल लगा पाएंगे। रीडिंग बेस्ड है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आपके मन में कोई बात है तो जरूर बताएं, है ना, आपके मन में कोई बात है तो जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज ही who work for the company for more than a decade. It is he who work, हाँ जी बनाओ, एरर बनाओ। बनाइए, बनाया आपने? तो जरा देखिए, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, कुछ चीजें पढ़ते पढ़ते अपने आप क्लियर हो जाती हैं कि हाँ भाई यहां पर ये एरर है, ये नहीं आना चाहिए, यहां पर ये एरर है, ये नहीं आना चाहिए। कहता है इट इज ही, कह रहा है ये तो वही पर्सन है जो काम करता है। तो ये काम कौन करता है? तो ये क्या हुआ? ये हमारा क्या हुआ? डिस्क्रिप्शन है। ये तो वही काम बंदा है, ये तो वही है। हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन ए डिकेड। कहता है वो तो वही बंदा जो यहाँ पे एक डिकेड से यहाँ पे काम करता है या काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ही जो है ये क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट है, और ये हमारा डिस्क्रिप्शन है पूरा, रिलेटिव क्लॉज। और रिलेटिव क्लॉज में आई हुई वर्ब, नियम समझ लो, रिलेटिव क्लॉज में आई हुई वर्ब एंटीसीडेंट के अनुसार लगती है। एंटीसीडेंट सिंगुलर तो रिलेटिव क्लॉज की वर्ब सिंगुलर, एंटीसीडेंट प्लूरल तो रिलेटिव क्लॉज का वर्ब प्लूरल। जो एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। बेसिकली सब्जेक्ट इसका जो होगा ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा हु, सब्जेक्ट ये है, लेकिन ये दोनों सेम होते हैं। जो ही है और हु है एक ही है। तो एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर, एंटीसीडेंट प्लूरल है तो ये हु प्लूरल। तो ही सिंगुलर है तो फिर वर्क नहीं, कम से कम तो वर्क्स होना चाहिए। और अगर वर्क्स नहीं होगा तो इज वर्किंग होगा, इज वर्किंग नहीं होगा, कुछ भी होगा लेकिन वर्क नहीं होगा, क्योंकि आप ही के साथ वर्क नहीं लगा पाओगे। कैसे? ही के साथ वर्क नहीं लगा पाओगे, ही सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होगा, तो ये प्लूरल कैसे आ जाएगा वर्क? तो यहां समझ में आ गया कि मुझे वर्क नहीं करना है, तो ए में बी में एरर हो गया। पॉइंट आ गया ये पॉइंट आ गया कि भाई बी में एरर है, वर्क नहीं होगा यहां। अब
वर्क्स होगा, इज वर्किंग होगा या कुछ और होगा, ये आप सेंटेंस पढ़े तो एरर तो निकल गया। अगर एग्जाम में बैठे इतना निकाल के निकल लो आगे, टाइम नहीं वेस्ट करना। एग्जाम में बैठो टाइम वेस्ट ना करो, अपने समझ में आ गया ये नहीं आएगा, अब वो कुछ भी आए लेकिन गलती तो निकल गई ना। एबीसीडी एबीसीडी आपको बी पे टिक करो आगे बढ़ो, एमआर शीट में ओएमआर शीट में बी पे टिक करो आगे बढ़ो। लेकिन बेटा आगे कुछ और भी कहानी है। कहता है ये तो वही बंदा है हु डैश वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन ए डिकेड। तो बेटा जब सिंस फॉर आता है, जब सेंटेंस में सिंस फॉर आता है और इसके बाद कोई टाइम आता है, सेंटेंस में सिंस फॉर आता है इसके बाद कोई टाइम आता है, तो टेंस को या तो हमें परफेक्ट बनाना पड़ता है। परफेक्ट तो लगेगा क्योंकि सिंस फॉर के बाद जो टाइम आता है टाइम खत्म हो चुका होता है, इसलिए परफेक्ट तो देना पड़ेगा। परफेक्ट कंपलसरी है, बट यह है कि परफेक्ट या तो खाली परफेक्ट में आता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो अब आप अगर इसमें देखें तो इसके अंदर डू वाली वर्ब है, डू वाली वर्ब है तो कॉन्टिन्यूअस बनेगा, तो आपको इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा। इट इज ही हु हैज बीन वर्किंग, यह आंसर ये बनेगा बेटा। तो कहता है ये वही बंदा है हु हैज बीन वर्किंग, जो काम कर रहा है इस कंपनी के लिए फॉर मोर देन ए डिकेड। 10 साल से ऊपर हो गए, 10 साल से ऊपर से इस कंपनी में काम कर रहा है, तो मतलब काम करना उसने 10 साल पहले शुरू किया और अभी भी काम कर रहा है। तो भैया 10 साल खत्म लेकिन काम अभी भी चल रहा है, तो भैया टाइम खत्म और एक्शन अभी भी चल रहा है, तो जो टाइम खत्म है वो परफेक्ट है, जो एक्शन चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस, तो बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसके अंदर 10 साल खत्म लेकिन काम अभी भी कर रहा है। तो जो एक्शन पास्ट में शुरू हो और प्रेजेंट में चल रहा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक तो ये हुआ, ठीक है। तो एक चीज के दो आंसर हो सकते हैं, एक तो ये, बाकी है ना एक बात और बताऊं, ये परफेक्ट भी बन सकता है। हैज बीन वर्किंग गलत नहीं है, इसे लिख लो, लेकिन ये परफेक्ट भी बन सकता है। मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं कि ये तो वही बंदा है हु हैज वर्कड, जो काम कर चुका है, जिसने काम किया है इस कंपनी के लिए, पिछले 10 साल से इस कंपनी के लिए ही काम किया है, ऐसे भी कह सकता हूं। और ये वो बंदा है जो पिछले 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है। मैं बोलूं मैं सीएमसी में 3 साल पढ़ा चुका हूं, मैं बोलूं कि मैं सीएमसी में 3 साल पढ़ा चुका हूं, तो आई हैव टॉट इन सीएमसी, आई हैव टॉट इन सीएमसी फॉर 3 इयर्स। या मैं इसी बात को ऐसे भी तो कह सकता हूं, मैं सीएमसी में 3 साल से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग इन सीएमसी फॉर 3 इयर्स। तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट भी बना सकता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बना सकता हूं। तो पॉइंट तो ये है कि आंसर बी है। अब चाहे यहां पे हैज वर्कड कर दो या हैज बीन वर्किंग कर दो, दोनों में से कर दो, आंसर निकल जाएगा। अब बताओ क्लियर है कि नहीं, अब बताइए क्लियर है कि नहीं। अगर आपको क्लियर है तो बेटा आज के लिए इतना हो गया टाइम, आज के लिए इतना। अब मिलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ कल के सेशन में। कल का सेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट लाऊंगा, जैसा कि आपने कहा थोड़ा सा डिफिकल्ट सेशन लाऊंगा। तो कल मिलते हैं। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइट, बाय बाय।